हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 10th क्लास का 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें लेक्चर नंबर 2 पहला लेक्चर हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, आप देख लेना। आज दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। और रासायनिक समीकरण जब संतुलित हो जाता है तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो जानेंगे, और संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व क्या होते हैं वो जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो छात्रों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसको जानते हैं। तो एक सीधी सी लाइन, सीधी परिभाषा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, छात्रों आप अपने मन में भी पढ़ा करें जिससे कि याद हो जाएगा एक ही बार में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया बोल दीजिए या किसी रासायनिक समीकरण बोल दीजिए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी छात्रों? किसी रासायनिक समीकरण में या अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में किस किस को? अभिकारकों और कौन? और उत्पादों में क्या होना चाहिए? अभिकारकों और उत्पादों में क्या होते हैं? अभिकारकों उत्पादों में होते हैं तत्व, ठीक है। और तत्व के अंदर क्या होते हैं? परमाणु। तो तत्वों के परमाणुओं, तो तत्व आपका पिता है और परमाणु उसके बच्चे हैं, तो तत्व के परमाणु होते हैं। तो तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होती है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे संतुलित रासायनिक लिख देना, समीकरण शॉर्टकट कर दिया, कहते हैं। होगी परिभाषा? किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और अगर बराबर नहीं होती तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के क्या क्या महत्व हैं। तो डाल लीजिए हेडिंग, संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या इंपॉर्टेंस इसके जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप कि रासायनिक समीकरण को संतुलित होने के लिए अभिकारकों और उत्पादों, अर्थात बाईं ओर और दाईं ओर, अभिकारक बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अभिकारकों और उत्पादों को, अर्थात बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भैया? ये किसने कहा था? ये द्रव्य की अविनाशता का नियम देने वाले वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था, ठीक है। M.B. लोमोनोसोव ये वैज्ञानिक हैं, लेकिन उन वैज्ञानिक का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिए। तो द्रव्य की अविनाशता के नियम के अनुसार बात करते हैं। द्रव्य की अविनाशता के नियम के अनुसार ये कहता है कि परमाणु को, किसी भी रासायनिक क्रिया में परमाणु न तो नष्ट होते हैं और न ही परमाणु बनते हैं। बनते का मतलब उत्पन्न होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। द्रव्य की अविनाशता, द्रव्य अविनाशी, अविनाशी मतलब विनाश नहीं हो सकता, अर्थात परमाणु अजर और अमर है। परमाणु को आप परमात्मा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, परमात्मा, ईश्वर आपका न मरने वाला है और न ही
जन्म लेने वाला है, ठीक है, ना मरता है ना जन्म लेता है, उसी को हम परमाणु कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक अभिक्रिया में परमाणु हमेशा बराबर होने चाहिए। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना ही पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया कंकाली समीकरण सर क्या होता है। कंकाली का मतलब कंकाल जैसे कि जिसने अपने कुछ भी पहना ना हुआ, मतलब एक तरह का आप सीधी भाषा में नंगा बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कंकाल है एक तरह का। जब पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा तब वो संतुलित हो जाएगा, तो उसको संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। अर्थात अनबैलेंस जो इक्वेशन है, अनबैलेंस मतलब असंतुलित जो समीकरण है, उसी को हम कंकाली समीकरण कहेंगे। और जो संतुलित हो चुकी है वो तो उसको संतुलित समीकरण कहेंगे ही, ठीक है। तो कंकाली समीकरण को इसीलिए बैलेंस करना होता है। चलिए आप जानते हैं कंकाली समीकरण को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरणों को या समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस समय हम कंकाली समीकरण को बैलेंस कर रहे हैं, कंकाली समीकरण को संतुलित करना, ये आपकी हेडिंग है, कंकाली समीकरण। अब ऐसा मत सोचना कि रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं, ऐसा मत सोचना। कंकाली समीकरण रासायनिक समीकरण भी होता है, संतुलित समीकरण भी रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन भी रासायनिक समीकरण होता है। कंकाली का मतलब जो अनबैलेंस है, बस इतना ध्यान रखना। तो एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक हम उदाहरण ले रहे हैं, और उदाहरण वो ले रहे हैं जो किताब का है, ठीक है। किताब से इसलिए ले रहे हैं बेटा, जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो बोर्ड एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन किताब से बिल्कुल सेम टू सेम उतार दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे आप कोई भी उदाहरण यानी अदर ले सकते हैं, लेकिन हम किताब का उदाहरण ले रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ले लेते हैं कि लोहे को, है ना, लोहे की जब हम भाप से क्रिया करते हैं, भाप माने ये भाप है, लोहा, ये लोहा है और ये भाप है। लोहे की जब भाप से क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तो आपको पहले ही बताया लोहे में इसी को कहते हैं जंग लगना। तो लोहे की जब भाप से क्रिया होती है तो मैंने आपको बताया था Fe3O4 नाम का पदार्थ बनता है, साथ में H2 गैस निकलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको बैलेंस ये मान लीजिए अब समीकरण लिखी हुई आती है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये समीकरण लिखा हुआ आएगा, मान लीजिए। अब ये कहेगा इसको समीकरण को बैलेंस करिए, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे, इसको हम जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले चरण में हम क्या जानेंगे, चरण नंबर फर्स्ट में हम क्या जानेंगे छात्रों। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पहले चरण में हम आप सभी लोग को ध्यान रखेंगे, ये समीकरण जो मैंने लिख दिया है, ये तो मैंने अभी लिख दिया, लेकिन छात्रों ये लिखा हुआ प्रश्न में आएगा, ठीक। आपको समीकरणों को केवल बैलेंस करना होगा, अर्थात संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण में क्या करते हैं उसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले चरण में आपको ध्यान रखना, पहले चरण में किसी रासायनिक समीकरण में अगर लिखने का मन है तो आप लिख सकते हो। वैसे लिखने की, ये परीक्षा में लिखने के लिए नहीं आएगा कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियां लिखिए या कैसे लिखते हैं, वो परीक्षा में नहीं आते, संतुलित करने के लिए आता है छात्रों। इसलिए संतुलित करना सीखें, इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। और आपका मन कर रहा है तो आप लिख लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो कैसे लिखेंगे, अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के जो पदार्थ होते हैं, अर्थात पदार्थ या यौगिक होते हैं, उनमें हम बॉक्स लगाते हैं। तो ये पदार्थ है, एक पदार्थ है, इसको हम बॉक्स से लिख देते हैं। ये दूसरा पदार्थ, इसको भी बॉक्स से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थों, जो पदार्थ होते हैं, अभिकारकों के पदार्थ हों चाहे उत्पादों के पदार्थ हों, उन सभी में आप बॉक्स लगा देंगे। तो आपको सबसे पहले बॉक्स लगा देना है। एक बॉक्स हमने लगा दिया अपनी तरफ से, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। तो पहले चरण में आपको बॉक्स लगा देने। अच्छा, चरण नंबर 2, दूसरे चरण में आपको क्या करना क्या है। दूसरे चरण में आपको इन अभिकारकों और उत्पादों में जो तत्व दिए गए हैं, तत्वों के जो परमाणु दिए गए हैं, उन परमाणुओं की आपको सूची बना लेनी है, ठीक है। तो दूसरे में क्या लिखेंगे, समीकरण में
अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाते हैं। तो बनाइए। तो सबसे पहले अभिकारकों की सूची बनाते हैं। अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की सूची, तत्वों के परमाणुओं की, ठीक है, सूची उधर बनाते हैं, दो खाना बनाते हो इधर। उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की सूची, परमाणु सूची, है ना। तो छात्रों इधर क्या है आपके तत्व। तो चलिए अभिकारकों में तत्वों के परमाणु सूची। तो अभिकारक कौन हो गया, ये दोनों अभिकारक हैं। अब इस अभिकारकों में तत्व कौन से, Fe, आपका Fe एक तत्व है। ये भी पहचानना आपको सीखना पड़ेगा, तत्व Fe है या नहीं। अब ये देखो, ये पूरा पदार्थ है। इस पदार्थ में तत्व कौन से हैं, H और O, दो तत्व हैं। उनके परमाणु कौन से हैं, परमाणु आपके दो परमाणु हैं, ठीक है। परमाणु H के दो परमाणु हैं, ठीक है। तो आपका H हो गया परमाणु, O परमाणु हो गया। परमाणु तो केवल लिखनी है, तो परमाणु लिखे रहे। तो Fe और H कितने हैं, दो हैं, वो बाद में लिख देंगे, दो हैं कि तीन हैं। अच्छा, इधर कौन से हैं, इधर भी Fe है, ठीक है। अगर परमाणुओं की अभी संख्या लिख रहे हैं ना, परमाणुओं की संख्या लिखो, सूची की जगह भी सूची बना रहे हैं, ये संख्या लिख रहे हैं, यहाँ भी परमाणुओं की संख्या लिख दो, एक दो, ठीक है। इधर तत्व लिख दो, तत्व के परमाणु, इधर लिख लीजिए Fe, इधर H और O, ठीक है। तो अब Fe, H और O, अभिकारकों में Fe कितने हैं, Fe की संख्या छात्रों देखना। देखिए बहुत से छात्र रिएक्शन लिखिए, उस रिएक्शन में संख्या कितनी है उस तत्व के परमाणु की, वो नहीं देख पाते। तो आपको ध्यान रखना है, आपको दोनों साइड में देखना, आगे और पीछे। अर्थात ये Fe लिखा है, इस Fe के आगे देखना, तो आगे आपको पैर देखने पड़ेंगे, पैर पे क्या लिखा है। अगर पैर पर कुछ नहीं लिखा है तो उसको एक मानेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इससे पीछे देखेंगे, पीछे यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ लिखा है तो वो मानेंगे ही मानेंगे, और कुछ भी नहीं लिखा है तो आप सदैव एक मानेंगे। जैसे Fe के आगे कुछ नहीं लिखा था तो एक मान लिया, Fe के पीछे कुछ नहीं लिखा था इसलिए हम उसको एक मान लिया। तो हमने इन दोनों को गुणा कर दिया, एक का गुणा एक में कर दिया तो एक आया। कहने का अर्थ है, यहाँ दो लिखे होते और यहाँ एक होता तो दो का गुणा एक में करते, दो एकन दो। यहाँ तीन लिखे होते और यहाँ चार लिखे होते छात्रों, तो 4 और 3 आपस में गुणा कर 4 तिया 12, तो यहाँ 12 लिखते छात्रों। इसी को ध्यान रखेंगे, इसको देखना आना चाहिए। इसका मतलब Fe का एक परमाणु है अभिकारक में, ठीक है। पहले अभिकारक में देख लेते, फिर उत्पादन देखेंगे, ठीक है। या चलो उत्पादों में देख लो। अभिकारकों में Fe का एक परमाणु है, और उधर साइड में तीर के उधर साइड में Fe के परमाणु कितने, Fe के 3 परमाणु। देख लो, Fe के आगे एक लिखा है और एक का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकन 3। इसका मतलब यहाँ Fe के कितने परमाणु छात्रों, 3, है ना, आसान। Fe मैंने लिख दिया, Fe का एक परमाणु अगर कहें तो अभिकारकों में है एक परमाणु, अभिकारक इधर है, उत्पाद उधर है, उत्पाद इधर है, ये सब उत्पाद, उत्पादों में 3 परमाणु, 3 लिख दिया। H परमाणु, अभिकारक में H परमाणु कितने, यहाँ तो H है नहीं, यहाँ H कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लिख दो। H की संख्या 2 है। कैसे पहचाना, देखिए आगे कुछ नहीं है तो एक मान लिया, तो 1 का गुणा 2 में किया, 1 दूनी 2, 2 के 2 ही। ऐसे ही इसमें H है नहीं, उत्पादों में H नहीं है, लेकिन ये वाले उत्पाद में कितना H है, इसमें भी 2 है। क्यों, क्योंकि आगे 1 मान लो, 1 का गुणा 2 में करो, 2 एकन 2 अर्थात 2। इसका मतलब HH इस समय बैलेंस है, इस HH बराबर है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना। लेकिन ये आपका बराबर नहीं है, इसमें फेरबदल करेंगे, आगे चलेंगे। अब O में देखें, इधर O कितने हैं, इधर पीछे मान लेते 1 और आगे मान लेते 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 एकन 1। ऐसा ही यहाँ O कितने हैं, 4, आगे कितना लिखा है 1, जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 मानते हैं, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 एकन 4, और कहीं O है और नहीं O, तो 4 O यहाँ लिख देंगे, है ना। तो दूसरी बात आपको, दूसरा चरण आपको ये करना होगा छात्रों, आ गया समझ में। दूसरे चरण में आपको क्या करना होगा, एक सूची बनानी होगी परमाणु तत्वों के परमाणुओं की, ठीक है। चरण नंबर 3, तीसरे चरण में क्या करेंगे छात्रों, चलिए जानते हैं। चरण नंबर 3 में आपको करना क्या है। चरण नंबर 3, तीसरे चरण में छात्रों आपको क्या करना है, तीसरे चरण में ये देखना है
चाहे LHS हो चाहे RHS हो, मतलब LHS माने अभिकारक हो, LHS लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, RHS हो, उसमें आपको सबसे ज़्यादा परमाणु किस में हैं, किस तत्व के हैं, वो आपको देखने हैं। तो Fe का कितना है 1, यहाँ Fe का कितना है 3, तो दोनों में सबसे ज़्यादा Fe का 3 है, ठीक है, चलो 3 मान लिया। HH तो बैलेंस ही, H को छोड़ दो। O में 1 है, O में 4, तो 4 ज़्यादा है 3 से, 4 ज़्यादा है 3 से। इसका मतलब है हम सबसे पहले O को बैलेंस करेंगे, ठीक है बेटा। तो कहने का अर्थ है तीसरे चरण में आपको लिखना क्या है कि रासायनिक समीकरण में सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, सही है। तीसरे चरण में क्या करेंगे, सबसे पहले अधिक परमाणु जिसमें है, अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करेंगे। तो अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन है, O है। यौगिक तो पूरा ही माना जाता है, केवल O से काम नहीं चलेगा। यौगिक माने योग से, योग माने जोड़ से बना, तो जोड़ H के साथ जुड़ा हुआ है, तो H और O यौगिक है पूरा, तो इसलिए हम H2O लिखेंगे, सही है बेटा, समझ में आ रहा। तो अधिक परमाणु वाले O को आप बैलेंस करेंगे तो आपको H2O लिखना होगा, आ रहा होगा समझ में। अच्छा, इधर O कौन है, इधर इसमें तो O नहीं है, इसमें भी O जुड़ा हुआ, ये भी यौगिक है, तो इसके साथ आपको Fe3O4 लिखना होगा, ठीक है। इसमें भी 2 टेबल आपको बना दीजिए, मान लीजिए बना दी। ये अभिकारक है, अभिकारक का यौगिक है, तो ऊपर लिख दिया अभिकारक का यौगिक, अभिकारक का यौगिक है ना। ये उत्पाद का यौगिक है, उत्पाद का यौगिक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे ऑक्सीजन देखने, क्या देखने, ऑक्सीजन, छात्रों ऑक्सीजन। तो छात्रों ऑक्सीजन बताइए, इसमें अभी इस समय जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस में ऑक्सीजन कितने हैं, अनबैलेंस है तो ऑक्सीजन है आपका 1, अभी बैलेंस नहीं है, और वैसे इसमें वो कितना है 4, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है बेटा। अब हम संतुलित कर रहे हैं O को, तो O को कैसे संतुलित करेंगे, अब संतुलित ऑक्सीजन, संतुलित ऑक्सीजन। तो छात्रों ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो कैसे करें, संतुलित माने तो बराबर करना, तो बराबर करेंगे। अब छात्रों ये चीज ध्यान रखेंगे, बराबर करने के लिए सदैव मल्टीप्लाई करना होता है, ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। केमिस्ट्री में ना जोड़ना होता है घटाना होता है, केवल मल्टीप्लाई करना अर्थात गुणा करना होता है, ठीक है। तो चलो बताइए, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है और मुझे बराबर करना है, तो मैं इसमें गुणा करूँ या इसमें गुणा करूँ, तो गुणा उसमें आप करेंगे जिसमें कम हो, तो कम में भी तो गुणा करेंगे, तो इसका आप इसमें कितने गुणा कर दें कि 4 के बराबर हो जाए, तो छात्रों 4 का कर दें। तो 1 तो ऑलरेडी है ही, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई कितने कर देना है, 4 का कर देना है 1 में। तो 4 का जैसे गुणा करेंगे 4 1 4 आपका बराबर हो जाएगा, और ये 4 इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे कि ये ऑलरेडी पहले से 4 है, तो गुणा आप इसमें करेंगे, ठीक है। तो आपका 4 हो जाएगा, बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब 4 का गुणा आप 1 में कर देंगे तो तब समीकरण किस रूप की होगी वो आप देख लीजिए। अब उसे हम इस रूप में लिखेंगे समीकरण को, ठीक है। इस प्रकार समीकरण निम्न प्रकार होगी। अब समीकरण निम्न प्रकार होगी, ऐसे लिखो, अब समीकरण निम्न प्रकार होगी। कैसे हो जाएगी बेटा, H2O था अभिकारक, मैं केवल इसी की बात कर रहा हूं तो मैं इसको ले रहा हूं। इधर कौन था, इधर ये वाला था Fe3O4, ठीक है। बस ये तो आपने यही वाला लिख दिया है 1, तो ये 4, इसमें तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें आपने गुणा 1 में कितने गुणा कर दिया आपने 4 में। अब 4 का गुणा, अब ये और ध्यान रखना, गुणा अगर आपको करना है तो आपको आगे गुणा करना होगा, अर्थात इस अणु को, ये पूरा अणु है, आप गुणा अगर 4 का गुणा करेंगे तो बीच में आपको नहीं करना, आगे बीच में गुणा नहीं करना, ना ही आपको 4 यहाँ लटकाने, आपको गुणा करना है तो आपको आगे गुणा करना है। 4 1 4, मतलब 1 का गुणा 4 में किया, 1 लिखा नहीं जाता, 1 का गुणा 4 1 4, तो आपको आगे 4 लगा देने हैं और H2O लिख देना है। तो आपका आप O बैलेंस हो गया। देखिए 4 1 है, 1 ही तो मानते हैं, तो 1 का गुणा 4 1 4, 4 O बराबर हो गए। H से मतलब नहीं, अभी H बैलेंस नहीं कर रहे। आप कहोगे सर यहाँ तो 4 दूनी 8 H हो गए, यहाँ H है ही नहीं। अरे अभी बैलेंस नहीं करे, आगे चलेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आ गया। तो पहला समीकरण आपका ये हो गया, ठीक है, ये समीकरण भी बैलेंस आ जाएगी। तो बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने
कोष्ठक लगा दिए अभिकारकों और उत्पादों में। फिर दूसरे नंबर पे हमने दूसरे चरण में क्या किया, हमने दूसरे चरण में तत्वों के प्रतीकों, जो अभिकारक और उत्पाद थे उनके तत्वों के परमाणुओं को लिख दिया, परमाणुओं को सूचीबद्ध लिख दिया। और सूची करने के बाद तीसरे चरण में क्या किया कि जो परमाणु की संख्या ज़्यादा है उसको सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले बैलेंस कर दिया और बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन आपकी आ गई। कोष्टक मत लगाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कोष्टक लगा दिया, समीकरण लिख देना, समीकरण नंबर 1, ये बैलेंस हो गया, ठीक, 1 हो गया। अब तीसरे चरण में क्या करेंगे, चरण नंबर 4। अब सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा वाला कौन था, आपका सबसे ज़्यादा वाला था अभी मैंने O, तो O हो गया, चौथे नंबर O था, है उसके दूसरे नंबर पर कौन था, Fe था, Fe के 3 थे देखो, है ना। उसके बाद कौन था, H था, ठीक है। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, मतलब यहाँ था Fe, यहाँ था H और यहाँ था O, तो आपने O तो बैलेंस कर चुके हो, तो O से मतलब ख़त्म। अब आपको Fe और H दोनों में से किसी एक को बैलेंस करना है। तो अब यहाँ आपको ये नहीं देखना Fe ज़्यादा है कि H ज़्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको केवल इसमें देखना है कौन ज़्यादा कौन कम है, ठीक है। इसलिए आप चाहो Fe लिखना चाहो लिख सकते हो, Fe को बैलेंस कर सकते हो, H को भी बैलेंस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो तीसरे चरण में, चौथे चरण में आप क्या करेंगे, Fe या H में से किसी एक को बैलेंस करेंगे, किसी एक को संतुलित करते हैं, किसी एक को संतुलित करते हैं। अतः हम क्या कर रहे हैं, अतः हम H को बैलेंस कर रहे हैं, H को संतुलित कर दे रहे हैं, H को क्या कर रहे हैं, संतुलित। क्यों, H अब 8 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, इसलिए H को संतुलित कर दे रहे हैं। चलो H को संतुलित छात्रों कैसे करेंगे, तो समीकरण पुरानी वाली क्या है, जो तो अभी बनाई वो थी नहीं, समीकरण पुरानी वाली तो वो थी, बॉक्स बनाए थे, Fe प्लस H2O, यही था। हाँ, इससे आगे Fe लिख दो, है ना, Fe लिख दो, क्योंकि ये संतुलित समीकरण Fe तो आ गया, Fe लिख दो। और इधर का था H2 था, ठीक है, समीकरण ये वाली थी, ये वाली है, हाँ वो मैंने शॉर्ट लिख दिया था, ये पूरी लिखो, Fe प्लस 4H2 इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें H को बैलेंस करेंगे, Fe को नहीं, क्योंकि Fe अभी 3 ही है परमाणु और H के ज़्यादा हैं, तो H कितने, 4 दूनी 8 और H कितने यहाँ 2, चलो लिख दो। तो इसमें भी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अभिकारक है ना और उत्पाद। तो अभिकारक में किसको, H कितने इस समय 4H2 है, देखना है ना, और H2 यही देखना। अब मुझे केवल H के बारे में देखना, H को देखना और कुछ और किसी को नहीं देखना। लेकिन H के साथ O फ्री है भैया, वो तो चिपका हुआ है, तो O साथ में आएगा ही आएगा। इसमें H के साथ O नहीं, इसलिए H अकेला आ गया। अब इसमें असंतुलित H कितने, H फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं इस समय 4 दूनी 8 है, और इसमें एक मान लो 1 गुणा 2 अर्थात 2 है इस समय। अब संतुलित हाइड्रोजन कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित हाइड्रोजन, तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो जिसमें कम हो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस में, इसमें मल्टीप्लाई कितने कर दें कि 8 हो जाए, इसी का पढ़ा पढ़ दो, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, इसका मतलब इसमें 4 का गुणा कर दो, 2 में आप कितने का आगे गुणा करेंगे, 4 का कर दिया, तो 8 जैसे का तैसा, 8 से कोई मतलब, इसमें गुणा करेंगे आपका 8 आ जाएगा। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब है तब समीकरण किस प्रकार, तब समीकरण निम्न प्रकार होगी, निम्न प्रकार हो जाएगी या होगी, कैसी हो जाएगी, ये उतार लो। हमें केवल H में गुणा करेंगे, इसमें तो करना नहीं है जैसे तैसा, अर्थात अभिकारक में तो परिवर्तन करना नहीं है, करना है क्या छात्रों, अभिकारकों में कोई परिवर्तन तो करना नहीं है आपको। ऐसे टेबल बना लिया करो, अच्छा रहता है, टेबल से समझ में अच्छा आ जाता है ना। टेबल से तत्व है ये भी तत्व है या परमाणु है, तत्व के परमाणु है, ठीक है, अच्छा ये समझ में आ जाता है। तो संतुलित समीकरण में कैसे, ये समीकरण है, ये उतार लो पहले से, प्लस 4H2O, तो ये जैसे कि तैसा, ये भी जैसा रहेगा, ये भी जैसा रहेगा। क्यों, अभिकारक में कोई फेरबदल नहीं किया, अभिकारक में 8 पहले थे, अब भी 8 ही, कोई फेरबदल नहीं। उत्पादों में बदल दिया, उत्पादों में Fe3O4 है ही नहीं, तो ऐसे जैसे कि तैसा, लेकिन H2 लिखा है तो H2 लिख दो, लेकिन H2 को आपको लिखना, ये H2 तो H2 लिखो, लेकिन H2 के आपको आगे कितना कर देना, 4 का गुणा करेंगे तब आपका 8 आएगा, तो 4 अपनी तरफ से गुणा करो, 4 दूनी 8 हो गया 4।
अभी 4 नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने 4 कर दिया, तो 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8, आपका बैलेंस हो गया। समीकरण नंबर 2 आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं दिख रहा छात्रों तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, जूम कर दे रहा हूँ, देखिए अब तो दिख गया आराम से, है ना। नहीं दिख गया तो अब देख लो, आराम से देख लो, ठीक है, ओके। चलिए, तो Fe प्लस हमने 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, Fe अभी 4 नहीं था और मैंने यहाँ 4 आपका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × H2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब लास्ट में कौन बचा? Fe। अब चौथे 5वें चरण में Fe को बैलेंस करेंगे, तो 5वां चरण नंबर 5, 5वें चरण में आप किसको बैलेंस करेंगे? चरण नंबर है आपका 5। 5वें चरण में आप आयरन मतलब Fe मतलब लोहा, ठीक है, आयरन बोल सकते हैं, Fe संकेत होता है, लोहा भी बोल सकते हैं, को बैलेंस करेंगे। तो Fe को संतुलित करने का, Fe को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। चलो संतुलित करो, पहले यही लिखो, है ना, उतार लो, एक क्रम से उतारो। अब इसको उतारेंगे, इसको उतारने के लिए एक समीकरण 1 को उतारा था, पहले समीकरण 1 उतारा था, अब समीकरण 2 आ गया, अब समीकरण 2 को उतारेंगे। तो समीकरण 2 को उतारो, 4H2 Fe3O4 और प्लस 4H2। चलो Fe को बैलेंस करो। तो Fe को कैसे बैलेंस करेंगे? Fe के कितने परमाणु? यहाँ 3, एक यहाँ मान लो 1 है तो 1 का गुणा करेंगे, Fe के 3 परमाणु, यहाँ Fe के परमाणु है छात्रों 3, और यहाँ Fe के कितने परमाणु है? Fe का 1 ही परमाणु है, आगे की 1 ही है, 1 ही 1 है, 1 1 1 है ना, इसका 1 आगे है तो 1 × 1 3 है, मतलब 3 इसमें है और इसमें 1 ही है। तो आपको कम वाले में गुणा करना होगा। कितने का गुणा करेंगे? 3 का। कितने का गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। कहाँ? आगे करेंगे, पीछे? पीछे नहीं करना, आगे करेंगे। 3 एकम 3, तो आपको यहाँ 3 लिख देने हैं, ओके। तो संतुलित कर दीजिए, Fe को बैलेंस करेंगे तो आपको 3 कर देने, बस हो गया आंसर। देख लीजिए, अब पूरा समीकरण पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। तो अब लिखेंगे क्या? अतः यह समीकरण, या इस समीकरण में लिखो, अतः इस समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों, क्यों बेटा? अभिकारक ये वाले हो गए, उत्पाद ये वाले हो गए। अभिकारकों और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, या बराबर है लिखो, बराबर है नहीं बराबर। अब तो देख लो, Fe भी 3 है, यहाँ Fe भी 3 है, O 4 × 1 4, वहाँ O भी 4 है, H 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, H भी बैलेंस, सब बराबर है, संख्या बराबर है। इसीलिए यह समीकरण कैसी हो जाएगी? समीकरण संतुलित समीकरण हो जाएगी, संतुलित समीकरण होगी, यह समीकरण संतुलित समीकरण हो जाएगी। ऐसे समीकरण को हम संतुलित करते हैं। कितना आसान है। अगर आपका मन करे इस समीकरण को और अच्छे से संतुलित मतलब और अच्छे से परिभाषित करना है, तो आप चौथे चरण 5वें चरण में आपको 6वें चरण में आप एक और कर सकते हैं। क्या कि इसको हम मतलब अवस्था के रूप में, भौतिक अवस्था के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब 6वें चरण में या 7वें चरण जो भी हो, इस चरण में हम भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है छात्रों। ये 6वां चरण आप लिखें तो ठीक, ना लिखें तो ठीक। लिख देंगे तो और मतलब जो रिएक्शन है और ज़्यादा अच्छी मतलब मालूम पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी। इसलिए तो भौतिक अवस्था के रूप में अगर लिखते हैं तो आपको बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए। कैसे कि Fe, अब आपने देखा हो Fe कैसा होता है, ठोस होता है या लिक्विड होता है ना, या गैस के रूप में होता है। तो छात्रों मैं आपको बता दूं, एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। इसलिए अगर कोई चीज़ ठोस है तो उसको हम एस से व्यक्त करेंगे, एस, उसके आगे एस लिख देंगे। और अगर द्रव है तो द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, LIQUID। तो लिक्विड को हम एल से व्यक्त करेंगे, एल, छोटी एल से, ठीक है। और अगर गैस के रूप में है वो चीज़ तो हो GS। इंग्लिश में गैस बोलते हैं, इसलिए उसको हम G से व्यक्त करेंगे, पहले अक्षर, पहला अक्षर L, पहला अक्षर S, पहला अक्षर G, तो G से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई चीज़ किसके जलीय अवस्था में, जल के रूप जैसी है, तो उसको हम एक्वस कहेंगे, EQUAUOUS, एक्वस। तो एक्वस में AQU लिखेंगे, शॉर्टकट में AQU,
एक्वस, एक्वस फॉर जलीय होता है, ठीक है। ये संकेत आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ध्यान रहे, ठीक है, नोट कर लो आप, ये तो लिखा ही है। चलिए, तब आपको पता होना चाहिए अभी इतना डीपली नॉलेज। अब आपने लोहा देखा हो तो लोहा कैसा होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस, तो आप जानते हैं लोहा ठोस होता है, इसलिए हम इसके आगे एस लिख सकते हैं, सॉलिड एस, और 3 जैसे का तैसा प्लस। अब आपने किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, भाप की या जल से, तो आप क्रिया करा रहे हो जल बाष्प की, है ना। तो जल बाष्प के लिए आप, जल होता है लिक्विड, तो लिक्विड को हम एल से व्यक्त कर सकते हैं, तो एल लिख दिया। ऐसे ही Fe3O4। अब आपने ये देखा हो, ये जंग है, और जंग बताइए कैसी होती, ठोस या द्रव या गैस, ठोस के रूप में, इसलिए ये एस है। H2 क्या है, एक गैस है, गैस के रूप में होता है, इसलिए जी लिखेंगे, तो इसलिए हम भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं। अब एक्चुअली ये संतुलित समीकरण हो गया, पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, अगर आप इतना भी कर देंगे तब भी पूरे ही नंबर मिलेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इतना डीपली नॉलेज हर किसी को नहीं होता, ठीक है छात्रों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा संतुलित, हम समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। अब छोटी छोटी संतुलित समीकरणों को 1-2 हम समीकरण और बैलेंस करने के लिए आपको दे रहे हैं, आप घर पे जाकर उसको स्टडी करिए और उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। जब आप नहीं बैलेंस कर पाएंगे तो आप हमसे कमेंट करके पूछना, हम आपको समीकरण को बैलेंस करना भी और आगे सिखा देंगे, ठीक। एक समीकरण और ले लेते हैं। अब हम डायरेक्टली समीकरण, अब इतने स्टेपों में नहीं, ये स्टेप अपने मन में आपको ध्यान रखने होंगे, और मन में ध्यान करने के बाद आपको अपने आप समीकरण को तुरंत ही बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं समीकरण को। एक क्वेश्चन आएगा कैसे उसको भी जान लेते हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को, समीकरण की जगह हो सकता है कंकाली लिखा जाए, कंकाली समीकरण को, या रासायनिक समीकरण आ सकता है, रासायनिक भी लिख सकता है, शॉर्टकट में समीकरण भी लिख सकता है। तो निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। हाँ, एक छात्र एक चीज़ ध्यान बताने से रह गया, मैं इतने जो चरणों, 7 जो चरण बताए हैं, 6 चरण जो बताए हैं, इन सभी चरणों को हिट और ट्रायल ने प्रतिपादित किया था। इसलिए समीकरण को संतुलित करने की विधि जो कहलाती है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हिट और ट्रायल विधि, ये वैज्ञानिक है, ट्रायल विधि। तो छात्रों हिट एंड ट्रायल विधि भी कहा जाता, तो इससे पहले जो भी मैंने पढ़ा दिया उसको लिख देना, हिट और ट्रायल विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना, उसी में बढ़ा लेना हेडिंग में ही, हिट और ट्रायल विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। तो ये हिट और ट्रायल विधि द्वारा ही समीकरण को हमेशा संतुलित किया जाता है। और भी तरीके हैं और विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, वो आप इंटर में, फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ेंगे, नई नई विधियाँ। अभी आपको हाई स्कूल लेवल में केवल हिट और ट्रायल विधि के द्वारा ही समीकरण को संतुलित करते हैं, वही सीख लीजिए, ठीक है। तो समीकरण को संतुलित कीजिए। एक समीकरण दिया रहेगा परीक्षा में, मान लीजिए कोई एक समीकरण दे दिया आपका, मान लीजिए Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, ये मान लीजिए दी गया, और ये कह रहा है कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए, इस समीकरण को बैलेंस कीजिए। तो आपको उत्तर में कैसे लिख देना है, उत्तर आपको करना है समीकरण को संतुलित करेंगे, तो आपको लिखना नहीं है निम्न चरणों के द्वारा संतुलित करते, चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना है। 1 नंबर का आएगा इसलिए, चलो, या 1-2 नंबर का आएगा तो चलो बैलेंस करते हैं। तो डायरेक्ट आपको दोबारा से लिख देना है, ये काली से लिख देना है, ये तो काली से प्रश्न है ही। अब आपको इसी को नीले से लिखना है दोबारा से, ये नीले से लिख दिया, मान लो नीला है, काला ही है, कोई बात नहीं, अभी मान लो नीला लिख दिया। तो सबसे पहले हमने बताया था, पहले चरण में क्या बताया था, बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स बना लो अपने मन में, इसको बॉक्स बना लिया, मन में बनाओ, बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स हो गया, इसको बना लिया, ठीक है, बनाना। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद तत्वों की सूची बनाते हैं, कि सूची बनाते हैं तो सूची बना लो। सूची मन में नहीं बना पाओगे तो आप अलग से बना लो रफली, Zn, H और Cl। तो Zn अभिकारक में Zn, इस साइड में Zn है कितने छात्रों, इस साइड में Zn कितने, इस छात्र में Zn है आपका, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, आगे पीछे 1 है, तो 1
H कितने, एक आगे पीछे एक बराबर H भी एक है। इधर Cl कितने, इधर Cl कितने, इधर Cl भी एक है। इसका मतलब है Zn यहाँ एक है, H एक है, Cl एक है। इधर बताइए Zn कितने, इधर Zn है आपका, Zn के नीचे देखना ये तो Cl के दो हैं, Zn का एक ही है, एक का गुणा एक में किया एक है। Cl कितने, दो, Cl आपके दो हैं। H कितने हैं, H के नीचे दो है तो H के आपके दो है। सही है बेटा, ये ध्यान रखना। तो मैं Zn दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने समझाने के लिए लिखा था। Zn इधर लिख दो, Zn Cl और H, ठीक है, समझ में आ गया। इसे हटा दो, ये आपका अभिकारक है और ये आपके उत्पाद हैं। उत्पाद में परमाणु संख्या है। अब Zn तो बैलेंस है, एक एक दोनों तरफ है, तो Zn को बैलेंस करना नहीं है। Cl एक है और Cl दो है, तो Cl को हम बैलेंस कर सकते हैं। और H कितना है, H यहाँ एक है और H हमने यहाँ, अच्छा आगे पीछे हो गया, चलो अब सही है। H को अब देखो, Zn बराबर है, Cl दो हैं, इधर Cl एक है, इधर दो हैं, इधर H एक है, इधर दो है। तो अब दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर लो, क्योंकि इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक परमाणु किस पदार्थ के हैं, किस तत्व के हैं। अब सबसे अधिक तो किसी के नहीं बराबर हैं, तो आप चाहे Cl को पहले बैलेंस कर लो, चाहे H को कर लो। H को कर लेते हैं, ठीक है, चलो करो भाई H को बैलेंस, या आपका Cl करो, करिए। तो H को बैलेंस करो चाहे Cl को। तो H को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H को बैलेंस करने के लिए H को बैलेंस करिए, जिधर H कम है उधर करेंगे। तो H किधर कम है, इधर H है आपका एक और इधर H आपका दो, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, सीधी सी बात है। इसमें एक कम है, एक है, तो इसमें मल्टीप्लाई आप कितने कर दें कि दो हो जाए, तो आपको मल्टीप्लाई आपको दो कर देना है। तो आगे करना है कि पीछे करना है, बिल्कुल आगे करना, हमेशा मल्टीप्लाई आपको आगे कर देना है। तो आगे दो कर देना, किसके आगे, H के आगे। तो H कहाँ लिखा है आपको देखना है, H इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा है। इसके आगे आपको, आगे कहाँ, इधर, तो आगे आपको कितना कर देना है, दो। देखो कितना आसान हो गया। तो H के आगे आपने दो कर दिए, H के आगे इधर दो करना नहीं है, क्योंकि इधर तो पहले से दो है, तो दो दो बराबर हो गए H। तो H को हटा दो, H बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करेंगे, अब आप करेंगे Cl को बैलेंस, है ना, Cl को। अब Cl को बैलेंस करेंगे तो अब पहले जब H को बैलेंस कर जाते हैं तब ये सिस्टम अब पूरा हट जाएगा, अब इससे कोई मतलब नहीं। मतलब एक बार किसी तत्व को या परमाणु को आपने बैलेंस कर दिया तो अब आपको सूची, वही सूची काम नहीं करेगी, दोबारा सूची बनानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, एक बार बैलेंस कर दिया, दोबारा सूची बनाएंगे, फिर सूची बनाओ, फिर बताओ Zn कितने हैं, Zn आपका एक है, Zn कितने हैं, एक है। H कितने हैं, यहाँ H आपके दो हैं, इधर H कितने हैं, दो हैं, बराबर है। Cl कितने हैं, यहाँ Cl आपका दो का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ Cl एक लिखा है, लेकिन मैंने बताया अभी आगे आगे का गुणा करना पड़ता है। मतलब इस दो का गुणा छात्रों इसमें भी माना जाता है H में, और इस दो का गुणा आपका Cl में भी माना जाता है। हाँ भैया यौगिक है, मैंने आपको मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आगे दो लिखा है और अंदर x प्लस y लिखा है तो इसका मतलब है 2x और प्लस 2y। अब आप कहोगे सर गुणा लगा xy, तो आप 2xy लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं छात्रों, केमिस्ट्री में गुणा नहीं है, इन दोनों के बीच में गुणा नहीं है, जोड़ है हमेशा, वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि यौगिक है, यौगिक, और यौगिक माने, योग माने क्या होता है, जोड़। तो ये जोड़ है इन दोनों के बीच में, गुणा नहीं है। इसलिए आप 2 ऐसे xy नहीं लिखेंगे, 2xy नहीं लिखेंगे, बल्कि इन दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है। जोड़ है तो आपका 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ जोड़ है ना, कि मल्टीप्लाई कर दो, यौगिक है भाई। यौगिक कैसे बनता है, योग से बनता है। तो इसका मतलब इस दो का गुणा इसमें करेंगे तो आपके Cl कितने हो गए, 2 1 2 Cl, इसमें Cl कितने, 2। तो छात्रों Cl ऑटोमेटिक अपने आप बैलेंस हो चुके हैं। तो मैंने अगर H बैलेंस किया Cl अपने आप बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये समीकरण आपकी पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। तो कितना आसान है समीकरण को संतुलित करना, तो समीकरण को हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका मन करे पहले Cl को बैलेंस कर लें फिर H को कर लें, तो भी आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हम एक समीकरण संतुलित करने के लिए दे रहे हैं, आप और कर लेना घर पे जाकर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 एक तो मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है। NaCl प्लस CaO, चलो CaO इक्वल टू Na2O प्लस CaCl2। छात्रों ये घर से आप ग्रुप में करके लाना
और कोई समस्या हो तो हमें बताना, ठीक है, या करा दें। चलो मैं इसको भी करा दे रहा हूँ, फिर हम थोड़ा सा और ये कठिन हो गया, मैं इसको करा दे रहा हूँ। चलिए सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना लिया, बॉक्स बन गए, सबके बॉक्स हो गए। उसके दूसरे नंबर पर क्या करें, दूसरे नंबर पर सूची बनाते हैं। सूची बनाओ। Na कितने, Cl बताओ कितने हैं, Ca कितने हैं और O कितने हैं। पहले Na बताओ। Na के नीचे आगे एक, Na के पीछे एक, एक एक अर्थात एक है। इधर Na कितने, Na है आपके 2, ठीक है, ठीक, समझना आ रहा, समझ नहीं आ रहा। इधर Na 1, इधर Na 2। इधर Cl बताओ, इधर Cl कितने, Cl आपका 1 और आगे देखेंगे 1 का गुणा 1 में किया, 1 1 1, Cl 1 है। यहाँ Cl इधर है नहीं, इधर Cl है 2 और यहाँ 1 है, 1 का गुणा 2 में किया, 2 1 2 अर्थात 2 Cl है। Ca बताइए, Ca आगे 1 है और पीछे भी 1 है, 1 का गुणा 1 में तो 1 किया। Ca इधर तो है नहीं, इधर Ca है, इधर 1 है, 1 का गुणा 1 में किया अर्थात 1 है। O बताइए, O यहाँ 1 है, 1 का गुणा 1 में किया 1 है। यहाँ O कितने, 1 है, 1 का गुणा 1, यहाँ 1 मान लो, 1 का गुणा 1 में किया अर्थात 1। सही है, अर्थात ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें ये बैलेंस नहीं है, इसमें दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। चाहे Na को बैलेंस कर लो, चाहे Cl को। चलो Na को बैलेंस करते हैं। Na इधर तो 2 है, इधर 1 है, तो गुणा इसमें करना पड़ेगा। कितने गुणा कर दें, 2 का, तो आगे 2 का गुणा कर दो। तो Na ये रहा, इसके आगे आपको 2 गुणा कर देना है, इसी के आगे करना है, कर दो 2, हो गया, होगी बैलेंस। आंसर अभी आंसर नहीं हुआ छात्रों, अभी Na तो बैलेंस हुआ, Na बैलेंस हो गया तो Na काट दिया। अब मैंने बताया, अब ऐसा नहीं है Cl अब 1 है, 1 नहीं, अब दोबारा से आपको फिर टेबल बनानी पड़ेगी। एक बार बैलेंस करने के बाद दोबारा टेबल बनानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात। Na बताओ कितने, अब Na आपके 2, Na कितने, 2 बराबर हो गए। Cl बताओ कितने हो गए, Cl आपके Cl 1 और 1 का गुणा 2 में किया, 2 1 2 Cl। यहाँ Cl कितने हो गए, 1 का गुणा 2 में किया 2 2 Cl बराबर हो गए। Na कितने, वो Na तो हो चुके। Ca कितने, Ca 1 और 1 का गुणा 1 में 1, Ca कितने, 1 1 के गुणा 1 1 बराबर। O कितना, O का गुणा 1, O 1 1। O यहाँ कितना, यहाँ O यहाँ नहीं है, O यहाँ है, केवल O 1। देखिए 1 1 बराबर, 1 1 बराबर, 2 2 बराबर, 2 2 बराबर, अर्थात पूरी समीकरण पूरी तरह से बैलेंस हो चुका, मतलब आंसर। तो इस तरह से हम समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समीकरण को हम कैसे बैलेंस करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं। अब आप अपने बुक से, अपनी प्राइवेट बुक से, चाहे आपकी NCERT बुक हो, उससे आप धीरे धीरे समीकरण को बैलेंस करना सीखना, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लेक्चर नंबर 3।